दोस्तों, जिस चीज का डर था, जो कई लोगों ने हमारे पिछले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया था कि कहीं तिब्बत जैसा हाल नेपाल का ना हो जाए, उससे जुड़ी एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आई है, जिसके मुताबिक दोस्तों नेपाल पर चीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों, डिटेल में जानेंगे हमारे इंटरनेशनल इंसाइडर से। जी हाँ, बताएं। जी हाँ, जिस तरीके की फितरत चीन की रही है, वो लगातार ये कोशिश करता है कि आसपास के जितने भी देश हैं उनकी ज़मीन पर कैसे कब्जा किया जाए। इसके लिए शुरुआती दौर में ये सबसे पहले जो सहारा लेता है वो रोड बनाने का ही कई बार लेता है। बात अगर इतिहास की करें तो पिछले 70 सालों में जब से चीन आज़ाद हुआ है, वो लगातार एशिया और साउथ एशिया के तमाम देशों की ज़मीन और तो और समुद्र तक में भी कई इलाकों पर वो कब्जा जमा चुका है। तिब्बत में उसने 1950 में यहाँ पर एक देश हुआ करता था तिब्बत, उसे 1950 से पहले तक चाइना ने हमला किया और उसकी सारी ज़मीन को हथिया लिया। जबकि हालांकि कहा यह जाता है कि उस दौर में भारत को इस मामले में बोलना चाहिए था, लेकिन भारत की खुद की स्थिति शायद ऐसी नहीं रही कि वो इसका प्रोटेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज करवा पाता। और उसी गलती का नतीजा है कि आज चाइना जो है बिल्कुल आपके बगल में बैठा हुआ है और आपकी ज़मीन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए है। वो तमाम विवादित जगह जो हैं उन पर वो लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और इसे ही लेकर आकाश एक बयान भी आया था। जो प्राइम मिनिस्टर हैं तिब्बत के, प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल उनको बोलते हैं, वो बाहर से रहते हैं लेकिन वो डेजिग्नेटेड है उस चीज़ के लिए। उन्होंने भी कहा था कि दरअसल ये चीन और भारत का विवाद होना ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर तिब्बत रहता और तिब्बत की भारत के साथ कोई समस्या नहीं होती। आकाश, चीन यही नहीं रुका। चीन ने सन 1962 में भारत पर हमला किया और भारत पर हमला करने के बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं अक्साई चीन का, इस पर अपना कब्जा जमा लिया। भारत लगातार इसका प्रोटेस्ट करता रहता है, लेकिन फिलहाल चीन का इस पर कब्जा है। इसके बाद एक साल बाद ही साल 1963 में चीन ने पाकिस्तान के साथ एक ऐसी ट्रीटी साइन की, एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसे भारत कतई नहीं मानता है। इस एग्रीमेंट के तहत क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि भारत का जो हिस्सा 1947 में उसने भारत पर आक्रमण कर जीता था, उस हिस्से का ये पार्ट जो है, जिसे सक्षम वैली भी कहा जाता है, ये पार्ट इसने चीन को गिफ्ट में दे दिया। चीन ने लगातार उस दौर में पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि यहाँ पर हम लोग मिलिट्री एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोलेंगे, यहाँ पर सड़कें बनाएंगे। उन तमाम बातों को कहकर और पाकिस्तान पर उसको एक तरीके से लालच में लेकर, उस पर प्रेशर बनाकर चाइना ने ये हिस्सा भी अपने कब्जे में ले लिया, जो कि भारत का ही अपना हिस्सा है। लेकिन चीन आज की तारीख में इसे अपना ही बताता है और उसी का इस पर कब्जा है। अब बात करते हैं नेपाल की। आकाश की नेपाल जो लगातार भारत के खिलाफ अपना मोर्चा खोलता रहा है हर एक मौके पर, चाहे वो अपना नक्शा जारी करना हो या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन अब चीन ने नेपाल पर भी अपना जो मंसूबा है वो जाहिर करना शुरू कर दिया। क्योंकि शुरुआती दौर में आकाश ये कहा जा रहा था कि चीन जो है वो नेपाल का फायदा भारत के खिलाफ उठा रहा है, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं गया कि चीन ने अब नेपाल की जमीन को भी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। हालांकि आकाश, कई लोग ये कहेंगे कि ये बात आखिर कहां से आ गई, तो आकाश ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि नेपाल की ही एक रिपोर्ट सामने आई है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल की, जिसने ये दावा किया है कि नेपाल की जमीन पर चाइना ने तकरीबन 10 से 11 ऐसे इलाके हैं जिन पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है। और आकाश, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि नेपाल की ही जो मिनिस्ट्री है वो लगातार ये कह रही है कि नेपाल पर चीन का कब्जा हो रहा है। नेपाल की जो तमाम अपोजिशन पार्टियां हैं वो लगातार नेपाल की जो सरकार है उससे सवाल पूछ रही है कि चीन कब्जा कर रहा है, आप बोलते क्यों नहीं। लेकिन केपी ओली की जो सरकार है वो लगातार इस मामले पर चुप है, इस पूरे विवाद को लगातार इग्नोर कर रही है। लेकिन आकाश, जो प्रधानमंत्री केपी ओली हैं उनका सारा फोकस जो है भारत पर ही है। इतना ही नहीं कि चीन सिर्फ नेपाल की जमीन पर ही कब्जा कर रहा है, बल्कि मंत्रालय का ये भी कहना है, जो रिपोर्ट आई है नेपाल की उसका ये भी कहना है, जो नदियां आती हैं चीन से होते हुए नेपाल में एंटर करती हैं, उनकी रुख को भी मोड़ रहा है, जिसकी वजह से उन नदियों का पानी जो नेपाल के छोटे छोटे गांवों में या किसानों को मिल पाता, अब उनके रुख को मोड़ने की वजह से वो पानी जो है वो चीन के ही गांवों में वहां के लोगों के तरफ जा रहा है। इससे भी नेपाल को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन चाइना जो है वो लगातार अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है। नेपाल के आसपास की जमीन को एक्वायर करने के बाद में, उस पर कब्जा करने के बाद में, ऐसा नहीं कि चीन से बैठ के इंतजार कर रहा हो। चीन की जो कोशिश रहती है वो रहती है फटाफट उस एरिया पे कब्जा करने के बाद में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देना। वही वो नेपाल के गांवों में या नेपाल की जो जमीन पर जिस पर कब्जा किया वहां पर भी वो इस काम को धड़ल्ले से करने की कोशिश कर रहा है। आप चाहे एग्जाम्पल के तौर पे देख लें तो इधर गलवान वैली में भी इसी तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं। जिस जगह पर गलवान वैली में भारतीय सैनिकों के साथ में एक भीषण खूनी संघर्ष का वाकया पेश आया था, उस इलाके में भी चीन ने दबा के वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर दिया है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी विवाद हुआ और जब तक बाकी लोग उस विवाद के बारे में बात करते रहे, साउथ चाइना सी में भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर देखने को मिला। चीन ने किस तरीके से वहां पर बना दिया उसे।
कोशिश ये होती है कि किसी भी विवादित जगह पर कब्जा करने के बाद जितना ज्यादा से ज्यादा क्लोज जाकर आप अपनी सड़कें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं, उसे करें। और नेपाल के मामले में ये जो सड़क बनाने का प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के दौरान ऐसी कई सारी नदियां रही जो चीन से बहकर नेपाल की तरफ आती रही। अब उनके रुख को भी मोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो पानी नेपाल के गांवों में या नेपाल के इलाकों में आता, वहां के किसानों को मदद करता, अब वो वापस चीन के ही उस एरिया में, वहां के गांवों में पहुंच रहा है। और ये भी हम नहीं कह रहे, ये भी सरकार की ही, नेपाल की जो अपनी सरकार है उसी की ये रिपोर्ट कह रही है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि भविष्य में मुमकिन है कि जब चाइना इस एरिया पर कब्जा कर लेगा तो यहाँ पर अपनी आर्मी डिप्लॉयमेंट भी है, यानी कि PLA जो है उसकी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा देगा। उसके बाद नेपाल जैसे देश के लिए चीन से उलझकर उस जमीन को वापस ले पाना कितना आसान है, आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइए। लेकिन भारत के साथ जरूर वो उलझा हुआ है इस मामले को लेकर कि उसे उसकी वो जमीन चाहिए इतिहास के हिसाब से, जो उसे लगता है कि वो उसकी है, जबकि जो जमीन अभी उसके पास फिलहाल मौजूद है वो भी धीरे धीरे जो है चाइना के कब्जे में जाती जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेपाल की जो मीडिया है या नेपाल के लोग जो हैं वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी जब चीन ने कब्जा करने की शुरुआत की थी नेपाल की जमीन पर, तब नेपाल के कई लोगों ने इस पर प्रोटेस्ट किया था, गो बैक चाइना के नारे लगाए थे, काफी वहां पर विरोध देखने को मिला था। और अभी भी नेपाल की जो मीडिया है, खासतौर पे हिमालयन टाइम्स करके एक वहां पर है, वो लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि PM आप ये बताएं कि चाइना जो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है उस पर आपका क्या कहना है। लेकिन KP ओली की जो सरकार है वो इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए है। इतना नहीं, ये जो हिमालयन टाइम्स है ये लगातार अपनी सरकार से ये भी सवाल पूछ रहा है कि नेपाल का सारा फोकस इंडिया की तरफ ही क्यों है, जबकि उसकी जमीन पर चाइना कब्जा कर रहा है। वैसे जिस गांव की या जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं वो नेपाल के नदन एरिया में आता है। और इस मामले की गंभीरता आप सोचिए कि उस नदन इलाके में जो गांव है वहां पर जहां पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, उस जगह पर रहने वाले जो लोग हैं अब वो चाइनीज सिटीजन बन गए हैं। अब यहाँ पर आकाश आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत को इसमें इतना इंटरेस्ट लेने की क्या जरूरत है, नेपाल की इतनी प्रॉब्लम है, नेपाल खुद ही उसको हैंडल कर ले। लेकिन इसमें चिंता वाली बात यह है कि जिस तरीके से नेपाली टेरिटरी को चाइना कब्जा कर रहा है, तो अगर आप देखें 1950 से पहले वाली परिस्थिति को जो कि तिब्बत के साथ उसने किया, तो मुमकिन है कि धीरे धीरे जब चाइनीज सड़कें जो हैं वो नेपाल के करीब पहुंच जाएंगी, तो भविष्य में मुमकिन है कि जब ओली की सरकार ना हो या कोई भी सरकार हो और अचानक चाइना को लगे कि वो नेपाल पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि उसकी सड़कें अगर नेपाली बॉर्डर के बिल्कुल करीब तक होंगी और वो चाहे कि वो अचानक से पूरे नेपाल पर कब्जा करना चाहे, तो चाइना के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इतिहास में ऐसे कई सारे मौके देखे गए हैं जब छोटे छोटे देशों को या फिर कहीं इलाकों को इस तरीके से कब्जा किया गया है। चाइना का खुद का एग्जाम्पल जो है वो तिब्बत के मामले में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा अगर आप रशिया की बात करें तो रशिया ने भी क्रीमिया पर ऐसे ही कब्जा किया था करीब करीब। इतना ही नहीं, अगर ऐसा चीन करने में कामयाब हो गया तो भविष्य में भारत के लिए दिक्कत ये भी है कि चीन की एक और जगह पर सरहद जो है वो भारत के साथ पूरी तरीके से मिलती हुई नजर आएगी और भविष्य में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो है ये बन सकता है। लेकिन नेपाल सरकार को फिलहाल लगता है कि इतने दूर की चीज जो है वो नजर नहीं आ रही है। अब सवाल ये है कि भारत इसमें करे तो करे क्या। आकाश में आपको बता दूं कि भारत इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, जो करना है नेपाल को ही करना है। नेपाल की सरकार का जहां तक सवाल है वो जरूर एंटी इंडिया है, पूरी तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में काम कर रही है, कई सारे ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए हैं जो भारत के खिलाफ हैं। हालांकि जहां तक नेपाल के लोगों की बात करें तो वहां के लोग वैसे ही ना चाइना की तरफ हैं ना इंडिया की तरफ हैं, वो न्यूट्रल हैं। जैसे किसी भी देश की जनता जो है वो अपने देश से प्यार करती है और अपने देश की ही बात करती है। नेपाल की जनता के बारे में जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं ग्राउंड जीरो से, वो यही है कि वहां की जनता में ऐसी कोई भी एंटी इंडिया भावना जो है वो नहीं है। लेकिन चीन की जो स्ट्रेटजी रही है साउथ एशिया में और उसके अलावा ये जो POK की बात हमने बताई, अक्साई चीन की बात बताई, इन तमाम चीजों का अगर मौका मिलाकर देखें तो चाइना की कोशिश भविष्य में ये हो सकती है कि वो पूरे नेपाल पर ही कब्जा कर ले, जिसकी शुरुआत जो है ये छोटी छोटी रिपोर्ट से होने लगी है, जहां पर उसने इस तरीके से कई इलाकों को कैप्चर किया है। और इसका खुलासा खुद जो नेपाल की जो रिपोर्ट है वो कर रही है। जी आकाश। तो दोस्तों कुल मिलाकर नेपाल चीन के चंगुल में एक तरह से फंस गया है। क्या नेपाल चीन के चंगुल से निकल पाएगा? क्या नेपाल कुछ ऐसा कर पाएगा जिससे चीन के हाथों जो उसकी जमीन गई है वो उसे वापस मिल जाए? दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।